Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce वर्धा। मैं प्राध्यापक हुमैरा कासिम। आज आपके सामने जो है हम डिस्कस करने वाले हैं पैमाने की बचतें। तो पैमाने की बचतें, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो है देख चुके हैं कि दो प्रकार के उत्पादन होते हैं। एक है बड़े पैमाने का उत्पादन, दूसरा है छोटे पैमाने का उत्पादन। बड़े पैमाने के उत्पादन, उसमें हमने जो है उस एस्पेक्ट से देखा था बड़े पैमाने उत्पादन की जो है बचतें। उसमें हमने जो है उसका एस्पेक्ट कवर किया था आंतरिक बचतें। बेसिकली जब बड़े पैमाने की बचतें की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर जब उत्पादन हो रहा है तो उससे भी बहुत सारी बचतें एक संस्था को होती हैं। ये बचतें जो है आंतरिक होती हैं और बाह्य होती हैं। आंतरिक बचतें जो कि संस्था के अंदर संस्था की संगठन की वजह से संस्था को हो रही है, ठीक है। वो बचतें आंतरिक बचतें हैं जो हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में देखा। आज हम देखने वाले हैं बाह्य बचतें। बाह्य बचतें ये क्या है? बेसिकली देखिए, जब एक ही प्रकार की बहुत सारी फर्म्स होती है और इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, उद्योगों का विकास होता है, तो उस उद्योगों के विकास से होने वाली जो बचतें हैं उनको हम बाह्य बचत कहते हैं। ये बचतें जो है एक्सटर्नल बचतें और एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी से हम कहेंगे। इसमें बेसिकली मुख्य रूप से क्या है कि जो संगठन है उसको उद्योगों के विकास की वजह से, उद्योग के विकास की वजह से उस संगठन को होने वाली बचतें हैं। देखिए, मार्शल ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। मार्शल का कहना है कि वे जो उद्योगों के सामान्य विकास पर निर्भर करती हैं, ठीक है, और निर्भर रहती है। तो उद्योग के विकास से होने वाली जो बचतें हैं, ठीक है, वो बचतें बाह्य बचतें हैं। आप देख लीजिए, टेक एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसा कि हम बोल सकते हैं MIDC एरिया, ठीक है। MIDC एरिया है या MIDC एरिया क्योंकि हम महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का MIDC एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे संगठन जो है, बहुत सारी फर्म्स जो है, वो यदि वहाँ पर सिचुएट कर रही है तो उसका जो बेनिफिट्स है, उसके जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स जो है संस्था को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है बचतें कैसी कहलाती हैं? बाह्य बचतें हैं। उद्योग के विकास के साथ होने वाली बचतें हैं। उद्योग के विकास के साथ होने वाली बचतें, इसको हम इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, इस रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर जूट इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा विकसित है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम एग्जाम्पल ले लें आपका चाय के उद्योग की, तो असम का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो चाय का उद्योग जो है वो ज़्यादा विकसित है। तो वहाँ पर जो भी फर्म्स रहेंगे उनको उस उद्योग के विकास की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उसी प्रकार से आप जो है अहमदाबाद का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद या फिर मुंबई का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये जो एरियाज़ है, ये एरियाज़ जो है आपके सूती कपड़े के लिए जो है ज़्यादा विकसित एरियाज़ हैं। उसी प्रकार से आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप पुणे का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप हैदराबाद का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो पुणे और हैदराबाद या फिर बैंगलोर का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये तीन जो एरियाज़ हैं, ये तीन एरियाज़ किसके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है? ये IT इंडस्ट्री जो है, इन्हें IT हब कहा जाता है। ये एरिया को IT हब कहते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई फर्म इस्टेब्लिश होती है और काम करती हैं, तो इन एरियाज़ की डेवलपमेंट की वजह से उस फर्म को बहुत सारी बेनिफिट्स होंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो है बेनिफिट्स हैं, इन्हें हम बाह्य बचतें या एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिकली किन कारणों से ये बाह्य बचतें फर्म को होती है? दो प्रकार है, दो रीज़न है। एक है आपका उद्योगों का स्थानीयकरण, ठीक है, उद्योगों का स्थानीयकरण। दूसरा है केंद्रित फर्मों द्वारा विशिष्टीकरण अपनाना, ठीक है। तो ये दो कारणों से मुख्य रूप से जो है बाह्य बचतें फर्म को होती है। स्पेशलाइजेशन है और सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम ये बाह्य बचतें जो है किस प्रकार की हैं और कौन कौन सी बाह्य बचतें होती हैं। तो सबसे पहले है कुशल श्रम का विकास। कुशल श्रम का विकास, देखिए, जब
एक एरिया है, वहाँ पर एक जैसी बहुत सारी फॉर्म्स डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, तो वहाँ पर जो है लेबर आराम से और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत समय ऐसा भी होता है कि दूसरे क्षेत्रों से वो लेबर जो है, श्रमिक जो है, वो उन एरिया की तरफ माइग्रेट भी करते हैं ताकि वहाँ पर जो है आराम से उन्हें जॉब अवेलेबल हो जाए। तो आराम से जॉब अवेलेबिलिटी की वजह से बेसिकली वो क्षेत्र में, वो एरियाज़ में जो है लेबर इजीली और अबंडेंट क्वांटिटी में क्वालिफाइड स्किल्ड लेबर्स जो है डेवलप हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो कुशल श्रम का विकास होता है। जिस टाइम मैंने अभी आपसे कहा कि यदि एक व्यक्ति जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, आईटी में, ठीक है, इंजीनियरिंग करता है, तो वो कहाँ जाता है? वो सीधा जाता है पुणे की तरफ, वो सीधा जाता है आपका हैदराबाद या फिर बेंगलोर या फिर नोएडा। तो ये जो है ये एरियाज़ का कैसे हैं जहाँ पर आईटी सेक्टर्स को काफ़ी, आईटी सेक्टर्स जो है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी विकसित हुई हैं। तो वहाँ पर ये लेबर्स जो है काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं और लोग यहाँ से जो है जॉब की तलाश में उधर जाते हैं। माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है स्किल्स वाले वहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं बनारस की, ठीक है, तो बनारस का जो क्षेत्र है, बनारस का हम एरिया की बात करते हैं तो वो किस लिए मशहूर है? वो स्पेसिफिकली जो है मशहूर है आपकी बनारसी साड़ियों के लिए। तो वहाँ पर वो बनारसी साड़ी बनाने वाले जो लेबरर्स है, स्किल्ड लेबरर्स हैं, वो वहाँ पर काफ़ी हद तक का अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, जब एक जगह जो में कोई एरिया जो है वो वहाँ पर स्पेसिफिक प्रकार की जब इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो श्रमिक है वो आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, जॉब की तलाश में लेबर्स वहाँ पर पहुँचते हैं और इंडस्ट्री को जो है कुशल लेबर जो है, कुशल श्रमिक जो है आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा है उत्तम यातायात एवं वितरण सुविधाएं। मैंने अभी आपसे कहा जब इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेट एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है डेवलप होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली ये जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पर जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं तो ये इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत सारी जो यातायात के माध्यम साधन हैं उनसे ये जुड़ी हुई होती हैं। ये एरियाज़ जो है यातायात के साधनों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, MIDC एरिया है आपका बूटीपोरी MIDC एरिया का एग्जांपल। जो बूटीपोरी MIDC एरिया देखिए आप, वहाँ पर आपको इजीली रोडवेज अवेलेबल है, ठीक है, अच्छे रोड वहाँ पर अवेलेबल है, ओके, रोड्स की यातायात जो है वो आसानी से अवेलेबल है। उसी प्रकार से वो एरिया जो है रेलवे से भी अच्छे से जुड़ा हुआ है और वहीं से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं, बल्कि वहाँ ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं, वहाँ पर एयरपोर्ट भी अवेलेबल है, नागपुर में एयरपोर्ट की भी सुविधा है। तो ये जो बेसिकली यातायात के साधन हैं, वो यातायात के साधन वहाँ पर आराम से उपलब्ध होते हैं। उसी प्रकार से विपणन की सुविधाएं भी अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। मार्केटिंग की सुविधा होती है, जब एक ही प्रकार की और बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, ठीक है, एक प्रकार की या अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, तो उस वक्त वहाँ पर विपणन की भी काफ़ी हद तक सुविधाएं मिल जाती हैं। ये हो गया। उसी प्रकार से सहायक एवं परस्पर संबंधित उद्योगों का विकास। जो सब्सिडियरीज इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो आपका एंसिलरी यूनिट्स होते हैं, सब्सिडरी इंडस्ट्रीज होती हैं, संबंधित उद्योग जो होते हैं, परस्पर संबंधित उद्योग जो होते हैं, उनका भी विकास होता है। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि बेंगलोर, ठीक है, या फिर आपका हैदराबाद या फिर आपके पुणे जो है, ये जो एरियाज़ हैं ये आईटी सेक्टर के लिए स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेसिफिक एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर उनके सहायक इंडस्ट्रीज़ जो है, हार्डवेयर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स बनते हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा विकसित हो रही है, ठीक है। आपका कंप्यूटर्स की जब हम बात करते हैं तो वो भी वहाँ पर कंप्यूटर्स में जो पेरिफेरल्स यूज़ होते हैं, जैसा माउस हो गया, जैसा कीबोर्ड हो गया, या फिर आपका
मॉनिटर हो गया, तो इनके उद्योग ही सहायक उद्योग होंगे। असेंबलिंग का जो असेंबलिंग वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से ये जो फर्म्स हैं वो ये दूसरे छोटे उद्योगों से और छोटे औद्योगिक इकाई से उनको उस चीज़ों को कलेक्ट कर असेंबल कर अपने नाम से वो बेच सकती है। तो उस प्रकार हम देखते हैं जो सहायक एवं परस्पर संबंधित उद्योग जो होते हैं उनका भी ऐसे क्षेत्रों में विकास होता है। ठीक है, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हब्स की बात कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है डैट इज़ अगेन मुंबई हो गया, आपका कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग हैं। उन बड़े उद्योगों के जो सहायक उद्योग हैं वो भी जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पर विकसित होते हैं ताकि वो उनको कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल या फिर उनका जो है फिनिश प्रोडक्ट्स जो छोटी इंडस्ट्रीज़ का जो बड़ी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल के रूप में होता है वो वहाँ पर आराम से अवेलेबल हो जाता है। तो सहायक एवं परस्पर संबंधित उद्योगों का भी विकास होता है। उसी प्रकार से बैंकिंग सुविधाएं आराम से अवेलेबल हो जाती है। बैंकिंग सुविधाएं की बात करें या फिर हम इंश्योरेंस की बात करें तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आराम से अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि जब एक बहुत सारे उद्योग के बहुत सारे फर्म्स जो हैं जब एक एरियाज़ में वहाँ पर डेवलप होंगे तो हम ये देखते हैं कि उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो बैंक्स वहाँ पर काफ़ी हद तक विकसित होंगे। उसी प्रकार से ये फर्म्स जो है अपने बहुत सारे अपने कारखाने में जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनको उसे प्रोडक्ट्स को इंश्योर्ड करने की भी ज़रूरत पड़ती है वेयर हाउसेस में। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, उसी प्रकार से बैंकिंग कंपनीज जो है, बैंक्स जो है वो वहाँ पर काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएंगे। ओके, उसी प्रकार से विद्युत शक्ति का विकास देखते हैं हम। जो ये इंडस्ट्रीज जो चलती हैं वो इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से किस चीज़ से चलती हैं? इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अवेलेबिलिटी चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी की। उसी प्रकार से आपको पानी चाहिए। पानी और इलेक्ट्रिसिटी एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो जब उद्योगों का विकास हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी जो है अवेलेबल करनी पड़ती है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का भी वहाँ पर विकास होता है। इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करना 24 आवर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे जो विद्युत शक्ति है या इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स भी वहाँ पर डेवलप होते हैं। ठीक है, आप जैसे एग्जांपल लीजिए नागपुर में काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। ठीक है, MIDCs जो है काफ़ी हैं मतलब नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री MIDCs वहाँ पर है। तो वहाँ पर कोराड़ी के प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, खापराखेड़ा के प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये जो विद्युत शक्ति का विकास है वो भी वहाँ पर संभव होता है क्योंकि उद्योग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर उद्योग काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो है उद्योगों का विकास हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी करनी ज़रूरी होती है। उसी प्रकार से अनुसंधान की बचतें होती हैं। ठीक है, बड़े उद्योग जो है अनुसंधान करते हैं, उसी प्रकार से उद्योग अनुसंधान करने के साथ साथ ये जो उद्योग है इनकी जो है संगठन बनते हैं। ठीक है, और ये जो संगठन होते हैं ये संगठन जो है न्यूज़ उद्योग के विकास से संबंधित न्यूज़ उद्योग में होने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, जो अपना अनुसंधान हो रहे हैं उनकी जानकारी भी अपने जो संगठन के मेंबर्स होते हैं उनको देते हैं। ट्रेड एसोसिएशंस की जो हम बात करते हैं ट्रेड एसोसिएशंस को प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर जो है अनुसंधान की भी बचतें होती हैं। छोटा सा एक एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एनुअल अमाउंट लेते हैं संस्थाएं जो आपका एसोसिएशंस होती है, ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, वो एनुअल सब्सक्रिप्शन लेती हैं और उसके बेस पर जो है काफ़ी हद तक का जानकारी ये उद्योग को प्रोवाइड करती हैं जर्नल्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, इनके न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और अनुसंधान कार्य में भी बचतें होती है। उसी प्रकार से प्रौद्योगिकी में बचतें जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं। अब देखिए जब मशीन आप बड़े पैमाने पर उद्योग की बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर उद्योग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं
कि नई नई और अच्छी मशीन्स जो है वो भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो और अच्छा और इम्प्रूव मशीनरीज ऐसे उद्योगों में लाई भी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखते हैं जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उससे भी बहुत सारी बचतें होती है। हमने आंतरिक बचतों में देखा है, ठीक है। बड़ी मशीन्स जब उपयोग में आ रही हैं तो उससे जो है कम समय में अच्छा क्वांटिटी का उत्पादन आता है, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाती है। तो प्रौद्योगिकी की जो बाह्य बचतें हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। जब नए बहुत सारे उद्योग विकसित हो रहे हैं एक ही जगह में, ठीक है, तो आप देखते हैं कि अच्छी मशीनरीज जो उस उद्योग के लिए रिक्वायर्ड है उसमें अनुसंधान चलते रहता है, नई मशीनरीज आते जाती हैं। नई मशीनरीज जो है वो दूसरे संस्थानों को भी अवेलेबल होती हैं, और जब दूसरे संस्थानों को वो अवेलेबल होंगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उत्पादन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक का कम हो जाती है। ओके, तो प्रौद्योगिकी बाह्य बचतें आपको अवेलेबल होंगी। उसी प्रकार से सामग्री एवं पूंजीगत उपकरणों की संबंधित बचतें, ठीक है। कच्चा माल जो है रॉ मटेरियल्स है वो भी आराम से और इजीली अवेलेबल हो जाता है। रॉ मटेरियल जो है दूसरे पूंजीगत उपकरण जैसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है, जैसे कि मशीनरीज हो गई, ये मशीनरीज भी जो है आराम से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं बाह्य बचतों की, तो बाह्य बचतों की बात करें तो वहाँ पर आपको ये सारी बचतें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। कुशल श्रम का विकास हो रहा है, उत्तम यातायात एवं वितरण सुविधाएं अवेलेबल है। उसी प्रकार से सहायक एवं परस्पर जो उद्योग है उनका विकास होता है। बैंकिंग सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं। उसी प्रकार से इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। विद्युत शक्ति का विकास हो रहा है, साथ ही साथ अनुसंधान की बचतें हैं। उसी प्रकार से प्रौद्योगिकी बाह्य बचतें हैं, सामग्री एवं पूंजीगत उपकरणों के संबंधित जो बचतें हैं वो भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये सारी बचतें होती हैं। जब हम श्रमिक के दृष्टिकोण से बात करते हैं बचत, ये बाह्य बचतों का, ठीक है, और तो उसमें क्या है, श्रमिकों को जॉब की अवेलेबिलिटी होती है, उन्हें अच्छी पे स्केल्स पर, क्योंकि जब बहुत सारे सिमिलर समान प्रकार के उद्योग वहाँ पर विकसित होंगे तो वहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा तो ये लेबर्स को हायर करने का भी कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर जो है श्रमिकों को बेसिकली बेनिफिट मिलता है कि उन्हें हायर सैलरी पर जॉब मिल रही है। वातावरण जो है, वर्किंग एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, वो भी अच्छा हो जाता है और अच्छा इम्प्रूव वातावरण मिलता है। तो ये हो गया आपका श्रमिकों के लिए बेनिफिट। उसी प्रकार से ग्राहकों को भी इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। ये ग्राहकों को बेनिफिट्स क्या मिले, जब बहुत सारे समान प्रकार के उद्योग विकसित हो रहे हैं, उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो इससे क्या होगा, उससे जो है अच्छी वस्तुएं बाजार में आएंगी, साथ ही साथ कम दामों पर वो वस्तुएं बाजार में, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है कंपटीशन की वजह से अच्छी वस्तुएं साथ ही साथ कम कीमत पर वस्तुएं बाजार में आएंगी। उसी प्रकार से वैरायटी मिलती है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। टेक द एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए। आज हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन जो है बड़े पैमाने पर उद्योग की वजह से मोबाइल फ़ोन्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स जो है इंडियन मार्केट में आज आपको अच्छे से अच्छे नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं। तो ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का उत्पाद, साथ ही साथ कम कीमत पर और बेनिफिट्स, दूसरे बेनिफिट्स के साथ, जैसा कि आफ्टर सेल सर्विस वाली बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ग्राहकों को भी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। संस्थान को तो बेनिफिट्स मिलेगा ही, संस्थान को बेनिफिट्स जो है टेक्निकल वे से मिलता है, ठीक है, मैनेजरियल वे से आपको प्रबंधकीय बेनिफिट्स होती है, प्रबंधकीय बचतें होती हैं, आपका प्रौद्योगिकी बचतें होती हैं। इसी प्रकार से आपका मार्केटिंग की बचतें हैं, सेल्स से, विक्रय से रिलेटेड बचतें हैं। ये सारी फर्म को तो बचतें होती हैं। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम जो है बड़े पैमाने पर जो उत्पादन हो रहा है उसकी कुछ हानियाँ भी हैं, उसकी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं वो है, वो हम इसके बाद के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।